जी participants, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 14 that we are sharing today with you people. So my request would be to wait for a few minutes till the attendance rate goes up to 200. Please wait for that moment, then we will start. Thank you. It will take 2-3 minutes.
Participants, the attendance score is still less than 200. Let me discuss the previous lecture and the question answer session may prepare for further 2-3 minutes. क्या सवाल आपका यहाँ people who were raising their hands, तो क्या सवाल है? इस पर हम बात कर लेते हैं उतनी देर। जी तलाल खालिद, क्या सवाल आपका? बिलाल खालिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आप रूल वगैरह पढ़ा रहे हैं इनमें यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा या मुख्तसर जो है वो आंसर क्वेश्चन भी आ सकते हैं? क्या हेलो। दोबारा अपना सवाल जरा रिपीट कीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, दोबारा बोलिएगा अपना सर, सवाल। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आप क्लियर आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी तलाल, आपका माइक बंद हो गया। क्या कहना चाहते हैं आप? हु इज मिस्टर अजय कुमार? जी बोलिए। अनवारुल्लाह, कि इसमें नहीं आते आपके एमसीक्यूज। ये डायरेक्ट सवाल जो है ये कोई भी सवाल 3 नंबर का भी आ जाता है। छोटे छोटे हिस्सों में भी सवाल पूछ लेते हैं, कोई एक बड़ा सवाल भी आ जाता है। तो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के टू रेस्ट्रिक्ट द एग्जामिनर कि ही विल आस्क द क्वेश्चन 20 नंबर का, 15 नंबर का, ऐसा नहीं होता। ये दो दो तीन तीन पार्ट्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन जो है वो मुश्तमिल होता है। किसी के नंबर 3 होते हैं, किसी पार्ट के 5 होते हैं, किसी के 7 होते हैं। तो ये सारा मिक्सचर जो है ये एग्जामिनर की मर्जी के मुताबिक होता है। हम इसके अंदर कोई नहीं कह सकते कि वो थोड़े नंबरों का सवाल क्यों पूछता है या ज्यादा नंबरों का क्यों पूछता है। इट इज ऑल द स्वीट विल ऑफ द एग्जामिनर कि वो क्या चाहता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो प्लीज, एज योर अटेंडेंस नंबर एक्सीडेड 200, I'll start today your lecture number 14। इसके एज यूजुअल 3 पार्ट्स जो हैं वो होंगे। और पहले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि आज हम शेयर करेंगे ऑफिशियल चैनल फॉर सबमिशन ऑफ केसेस इन ए मिनिस्ट्री।
Please keep in mind that as you people belong to the accounts department, your working is not 100% equal to the working of the ministry. आपका जो वर्किंग है वो कुछ और नेचर की है, मिनिस्ट्री की वर्किंग जो है वो थोड़ी आपसे डिफर करती है। काफी हद तक चीजें मिलती तो हैं लेकिन डिफर करती है। और I would request to all of you कि whatever I am teaching you that is related to the federal ministries, federal secretariat, तो आपने अपने डिपार्टमेंट के साथ इसको इतना ज्यादा मुमासिलत आपको शायद ना मिले। तो एग्जामिनर जो है वो पेपर आपका सेट करेगा तो वो फेडरल सेक्रेटेरिएट के वर्किंग के मुताबिक करेगा। So please adhere to the rules and regulations that are in practice about the disposal of the business in the ministry. तो उस सिलसिले में आज का जो पहला पोर्शन है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑफिशियल चैनल क्या होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर केसेस को सबमिट करने के लिए। उस सिलसिले में पहला नंबर जो है वो ये है कि अ केस विल नॉर्मली travel up to the appropriate decision making authority through all the intermediate levels in the official hierarchy in a ministry. Whenever a case is put up for the disposal of that issue या केस या पेपर अंडर कंसिडरेशन, तो उसका एक तरीकाकार है कि सेक्शन से स्टार्ट होता है ये केस और ये appropriate decision making authority तक जाता है that has been given the jurisdiction or the power to dispose of that matter. अब यहाँ पर दो किस्म के केसेस होते हैं, एक रूटीन केसेस होते हैं और एक जो हैं वो पॉलिसी इश्यूज होते हैं। There is a difference between these two issues. रूटीन केसेस जो हैं वो सेक्शन ऑफिसर पुट अप करता है विद द हेल्प ऑफ द असिस्टेंट। ये फाइल होती हुई असिस्टेंट से ये जाएगी उसको सेक्शन ऑफिसर को, सेक्शन ऑफिसर अपनी इनपुट इसके अंदर देगा और डेप्टी सेक्रेटरी को पुट अप कर देगा। डेप्टी सेक्रेटरी जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी को भेज देगा, जॉइंट सेक्रेटरी अपनी इनपुट दे के अगर केस जो है वो सेक्रेटरी तक जाना है तो फिर एडिशनल सेक्रेटरी भी बीच में आ जाएगा। इस तरीके से ये हायरार्की को फॉलो किया जाता है। बट व्हेन द केस इज रिगार्डिंग द पॉलिसी इशू तो फिर सेक्शन से ये केस जो है ये पुट अप नहीं होता। ये केस डेप्टी सेक्रेटरी जो कि ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो इसको स्टार्ट लेता है। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे दफ्तरी जबान के अंदर व्हेन अ लेटर इज रिसीव्ड इन द मिनिस्ट्री सेंट्रल सेक्शन, सेंट्रल रजिस्ट्री सेक्शन, वहां से डाक जो है वो कंसर्न सेक्शन के पास जाती है तो कंसर्न सेक्शन जो है उसको प्रोसेस करता है। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है कि किसी भी केस को प्रोसेस करने के लिए फाइल के अंदर उसको लगाया जाता है। जो केस या लेटर बाहर से आता है उसको टेक्निकल जुबान में पीयूसी कहते हैं, पेपर अंडर कंसिडरेशन। Paper under consideration is below placed on the correspondent side of the file and the noting portion is prepared by the section assistant account section officer। तो ये फाइल जो है ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग की है उस तक ये फाइल जाती है। तो ये पेपर अंडर कंसिडरेशन जो है ये भी शायद अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए इतना कॉमन ना हो। वैसे तो मोस्टली लोग जानते ही हैं कि पीयूसी क्या होता है,
So I have been repeating it several times in my previous lectures. That technical terminologies in our official business जो है, कुछ टर्म्स उनकी ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, कुछ हैं जो कि कॉमन नहीं होती. तो PUC is a letter, is a complaint, is an issue that is received in the section for put up to the competent higher authority for its decision. तो इसको PUC कहते हैं. डिसीजन कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन के अपोजिट नोटिंग पोर्शन होता है, जिसके अंदर तमाम ऑफिशियल्स जो हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, लिखते हैं, अपना व्यू पॉइंट देते हैं. फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक वो जो प्रपोजल्स जाती हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे अप्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है, ये उसकी मर्जी है. तो पहला स्टेप इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दैट इशू. नंबर 2 पॉइंट जो है, द चैनल फॉर सबमिशन ऑफ केसेस इज ordinarily the dealing assistant to the section officer, branch officer, deputy secretary, joint secretary, additional secretary, minister. Cases moving up to the stage necessary जहां तक जाना हो ये. Salim Latif, please hold your questions till I finish the first part of today's lecture. फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा. तो जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि स्टेप बाय स्टेप ये केस मूव करता है. दूसरा पॉइंट एलेबोरेट कर रहा है इसको कि ये किस तरीके से ये केस नीचे से ऊपर को मूव करता है. एंड स्टिल आई वुड से कि द होली ये जो है केस जो है, वो डिपेंड करता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, केस की इम्पोर्टेंस क्या है. मैंने अर्ज किया कि अगर पॉलिसी इशू है तो डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर जाएगा, और अगर नॉर्मल है तो सेक्शन से लेके जहाँ सेक्शन असिस्टेंट स्टार्ट देता है, तो वो थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं उनसे होता हुआ अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुंच जाता है. देन तीसरा पॉइंट ये है, सिलेक्टेड सीनियर असिस्टेंट आर जनरली अथॉराइज्ड टू सबमिट केस डायरेक्ट टू द ब्रांच ऑफिसर. मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि ब्रांच ऑफिसर जो है वो सुपरिंटेंडेंट होता है, इसके ऊपर सेक्शन ऑफिसर होता है. तो सेक्शन असिस्टेंट जो है वो अपने ब्रांच अफसर को वो केस पुट अप करता है, और वो उसके ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन दे के फिर आगे केस को मूव करता है. चौथे पॉइंट के अंदर ये चीज डिस्कस की गई है कि ऑल द केसेस विच आर डायरेक्टली सबमिटेड बाय द असिस्टेंट टू द ब्रांच ऑफिसर will as a rule travel back to the assistant to the section officer. The section officer will of course be free to bring the notice of the branch officer any omission or flaws in the submission of sub cases are decisions taken on them. This is how the section officer can give an opportunity to the branch officer to reconsider the matter of his decision. अब सेक्शन असिस्टेंट जो है वो केस अपना ब्रांच ऑफिसर के जरिए पुटअप करता है, सेक्शन ऑफिसर तक जाता है, जहां से भी उसकी डिस्पोजल होती है तो फिर सेक्शन ऑफिसर जो है उसी चैनल से उसको नीचे भेजता है, ताकि सारे लोग जो हैं उसके बारे में जानकारी कर सकें और उन्हें पता हो कि जो उन्होंने केस ऊपर भेजा था उसके ऊपर क्या डिसीजन हुआ. पांचवा रूल ये है, सिमिलरली a section officer may be authorized to submit certain type of cases direct to the deputy. कुछ केसेस की नौयत ऐसी होती है कि वो सेक्शन असिस्टेंट स्टार्ट नहीं करता, वो केसेस डायरेक्टली सेक्शन ऑफिस से स्टार्ट करता है, और इस तरीके से ये जो है ये केसेस की डिस्पोजल जो है वो होती है.
6 पॉइंट के अंदर डेप्टी सेक्रेटरी ने इन स्पेसिफाइड केसेस डील डायरेक्ट विद द मिनिस्टर। डेप्टी सेक्रेटरी बाज डेप्टी सेक्रेटरी ऐसे हैं जिनको मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट डीलिंग करने का इख्तियार भी दे रखा होता है मिनिस्ट्री ने कि इफ द जॉइंट सेक्रेटरी इज नॉट अवेलेबल, डेप्टी सेक्रेटरी कैन डायरेक्टली टॉक टू द मिनिस्टर। तो मिनिस्टर चूंकि एक लास्ट ऑफिसर होता है पॉलिसी मैटर को प्रोसेस करने के अंदर, तो Deputy Secretary, who is grade 19 officer in the Federal Secretariat, has the opportunity to directly talk to a minister. 7 number पर है, after orders have been passed by a competent officer on the case, file should go back to the section through all the officers at the intermediate levels to keep them informed of the decision taken. मैं ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीज के केस जब मूव करते करते एक अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तक जाता है, तो उसकी अप्रूवल के बाद जो है केस उसी चैनल से वापस जो है वो सेक्शन के अंदर सेक्शन असिस्टेंट तक पहुंचता है, ताकि सारे लोग उससे अवेयर हो सके कि व्हाट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये तो केसेस जो है उसके बारे में आपको जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज द ऑफिशियल चैनल फॉर सबमिशन ऑफ केसेस इन ए मिनिस्ट्री। 5-6 नंबर का सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो यू विल हैव टू सबमिट दीज सबमिशंस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू पीपल। आप इसके ऊपर लिखेंगे, तो 6-7 पॉइंट हैं, तो आपका इम्तहानी पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये लाइक वाइज वही चीज है जैसे हमारा जो क्या कहते हैं अकाउंट्स ऑफिस के अंदर हमारे एडमिन सेक्शन जो है वो केसेस पुट अप करते हैं। एडमिन सेक्शन के अंदर जो आपका अकाउंटेंट होता है वो सबमिट करता है अकाउंट्स ऑफिसर को या असिस्टेंट एजी को, और वो फिर अपने डेप्टी एजी को पुट अप करता है। देन एडिशनल एजी आता है। देन उसके बाद अगर पेरोल से मुतलका हो तो डीजी भी इन्वॉल्व में आ जाता है, और अगर ना हो तो एडिशनल एजी जो है वो डायरेक्टली एजी को भी कुछ केसेस जो है वो भेज सकता है। इट इज द वर्किंग रिलेशनशिप दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे अकाउंट्स ऑफिस के अंदर। तो केसेस जो हैं वो तकरीबन सिमिलर नेचर के पॉलिसी हो या बाकी मामलात के बारे में हो, ये यहाँ तक जो है वो सिमिलैरिटी इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन हमारे जो पेरोल सेक्शंस हैं वहाँ पर ये चीज़ जो है शायद थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके अंदर एजी ऑफिस का दफ्तर जो है उसमें एडिशनल एजी एडमिन भी होता है, एडिशनल एजी पेरोल्स भी होता है। तो इफ द मैटर रिलेट्स टू द पे मैटर्स, तो देन द केस इज मूव्ड अप बाय द कंसर्न्ड सेक्शन अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो अपने डेप्टी को भेजेगा, डेप्टी जो है वो एडिशनल एजी पेरोल को भेजेगा, और एडिशनल एजी पेरोल जो है वो डीजी के थ्रू एजी को सबमिट करेगा केसेस। तो चैनल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू विल नेवर बी आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिसेस। You should restrict, you should confine yourself to the working that is being made in the ministries, in the Federal Secretariat. अगला जो हमारा पार्ट है वो है रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। मैंने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके साथ चीज़ें शेयर की थी कुछ केसेस जो कि बड़े लेंथी प्रोटेक्टेड कॉरस्पॉन्डेंस उनके ऊपर हो।
होती है और इम्पोर्टेंट नेचर की होती है, तो उसमें सेक्रेटेरिएट के अंदर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है वो बनाई जा रही है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपसे कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है, चूंकि फाइलें बाजू का 100 पेजेस से भी एक्सीड कर जाती हैं, तो देर इज नॉट एनफ टाइम फॉर द सीनियर ऑफिसर्स टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पेपर इन ए फाइल। वो क्या करता है, ऐसी सूरत हाल अगर हो तो इट इज द ड्यूटी ऑफ दिस अकाउंट्स ऑफिसर, या इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्शन ऑफिसर कि वो उस केस की रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स बनाए। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है उसकी डिटेल आज की इस पोर्शन के अंदर आएगी। अ, ये रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के बारे में क्वेश्चन इम्तहान में आ चुका है, दोबारा भी इससे पूछा जा सकता है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट इन ए सेंस के फाइल के, ऐसी फाइल जिसके अंदर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स तैयार किया जाता है, तो इस तरीके से फाइल के 3 हिस्से हो जाते हैं। पहले 2 हिस्से तो से आप मुतारिफ हैं। पहला हिस्सा कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन है, दूसरा हिस्सा नोटिंग पोर्शन है। ये एक ही फाइल कवर के अंदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर होता है। राइट हैंड के ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नोटिंग पोर्शन होता है। जब कभी रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है वो, तो ये अलग से एक फाइल फोल्डर लेके उसके बाहर लिख दिया जाता है कि रनिंग समरी ऑफ द फैक्ट्स, और उस मेन फाइल के अंदर रख दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स में कौन सी चीजें जो हैं वो हमारी आती हैं। There are occasions when a running summary of facts is prepared in order to avoid repetition of facts and statements and to facilitate consideration of a case. इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी उसका अपडेटेड स्टेटस होता है वो उसको वहाँ जॉट डाउन कर दिया जाता है। और रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है वो नॉट मोर देन 1-2 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं होता। तो the very purpose of preparing this running summary of facts is to avoid repetition। जो है कि बार बार आप वही चीजें लिख रहे हैं, नहीं। You will have to give the concrete steps that have been decisions made by the competent authorities from time to time। तो ये उसमें मेंशन होता है। नंबर 2 पॉइंट रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स में क्या देखना होता है, द रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स इज प्रिपेयर्ड इन every case in which it is evident that such a summary will surely and greatly contribute to the speedy disposal of the case। अब रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है कि इट हेल्प्स द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस। मिनिस्ट्री के अंदर चूंकि आपके सारे पॉलिसी मैटर्स जो हैं वो डील हो रहे होते हैं, तो इसलिए रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स बिकम्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ओरिजिनल फाइल। हर पॉलिसी इशू के अंदर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है वो बनाना पड़ती है सेक्रेटेरिएट की वर्किंग के अंदर। तीसरा पॉइंट रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर ये है कि दिस समरी शुड बी प्लेस्ड ऑन द फाइल इन ए सेपरेट फोल्डर टू बी लेबल्ड रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। मैंने पहले भी ये अभी आपके साथ शेयर किया है कि ये अलग फाइल के अंदर लगा के तो उसी मेन फाइल के अंदर रख दिया जाता है। और अली रजा, प्लीज होल्ड योर क्वेश्चन। रुके थोड़ी देर, मैं लेता हूँ सवाल आपका। तो 1-2 पेजेस के ऊपर वही आपके जो ऑफिसर जिन्होंने डिसीजन देना होता है वो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स में से गुजरते हैं। और अगर किसी को कोई तफसील चाहिए हो तो मेन कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर वो पेपर भी लगे होते हैं। इफ दे वांट टू अप्राइज themselves अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस। बाज़ औक़ात होता यूं है कि ऑफिसर अक्सर चेंज होते रहते हैं,
whenever a new officer comes in the section, yeah, in the ministry, so he has to go through the nitty gritty and the details of the case that is being dealt with in the फाइल। तो रन एक समरी ऑफ फैक्ट्स में से वो पहले गुजरता है, और फिर अगर उसे जरूरत पड़ती है कि वो फर्दर डिटेल जानना चाहे, तो वो डिटेल्ड पेजेस जो हैं उस फाइल के वो पढ़ लेता है। चौथा पॉइंट जो है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्शन ऑफिसर एंड द ब्रांच टू सी। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के बारे में जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि इट इज ड्यूटी ऑफ द सेक्शन ऑफिसर एंड द ब्रांच कि वो देखे that a summary is prepared at the earliest appropriate stage in all suitable cases। वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है सुटेबल का। जरूरी नहीं है कि सब में बने, लेकिन ऑल सुटेबल केसेस के अंदर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ओपनिंग ऑफ द फाइल इज स्टार्टेड या प्रिपेयर किया जाता है। दिस डिनोट्स द केसेस हैविंग ए कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और ट्रांजैक्शंस। तीन कैटेगरीज यहाँ पर कि ये इंडिविजुअल से मुतलका है, अदारों से मुतलका है, या ट्रांजैक्शंस के मुतलका है। ये अर्ली स्टेज के ऊपर इसको बना के फाइल के अंदर रखा जाता है। अगले इसके अंदर पॉइंट जो है दैट द समरी इज केप्ट अप टू डेट बाय मेकिंग सुटेबल एडिशंस एज फर्दर फैक्चुअल डेवलपमेंट्स इफ एनी टेक्स प्लेस। अगर उस केस के अंदर कुछ डेवलपमेंट जो है वक्त के साथ होती है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको उसके अंदर वो डिसीजन लेती है, तो फौरी तौर पर वो डिसीजन जो है रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर उसको नोट किया जाता है। अगला पॉइंट जो है दैट बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द केस गिविंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर गिवन in a separate note sheet and placed below in a separate folder labeled as such। अब रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा आप अगर उसकी जो है ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहें तो भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं, और वो सेपरेट नोट शीट के ऊपर लिखते हैं और उसको इस सेपरेट फोल्डर के अंदर लगा देते हैं। पांचवा पॉइंट आपका जो है कि द ओपिनियंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफिसर्स विद इन ए मिनिस्ट्री शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रनिंग समरी। अच्छा, अब ये बड़ी मजे की बात है कि हर ऑफिसर की ओपिनियन जो है वो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर नहीं आती। फलां ऑफिसर ने ये कहा, फलां ने ये कहा, सेक्शन अफसर ने ये लिखा, डिप्टी सेक्रेटरी ने ये, जॉइंट सेक्रेटरी ने, एडिशनल सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी ने नहीं। जो अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका अगर कोई डिसीजन है तो वो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर आएगा। हर ऑफिसर के कमेंट्स जो हैं वो देने की जरूरत जो है वो नहीं होती। सिक्स पॉइंट जो है कि when a case is referred to another ministry office for advice or concurrence, the advice or views of the ministry office consulted should be treated as constituted a material part of the facts of the case। They should be added to the summary of any facts। अगर आपने एक दूसरी मिनिस्ट्री से कोई डिसीजन लेना है, कोई कंकरेंस करवानी है, एडवाइस लेनी है, तो वहां से जो एडवाइस आएगी वो एडवाइस जो है दैट विल बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रनिंग समरी ऑफ द फैक्ट्स। कि फलां मिनिस्ट्री से हमने मसलन नॉर्मली जो दो तीन जगह होती हैं जहां से कमेंट्स नॉर्मली मिनिस्ट्रीज मांगती हैं। एक लॉ मिनिस्ट्री से मांगती हैं,
एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगती हैं, एक ह्यूमन राइट्स डिवीजन से मांगती हैं, या अगर कोई टेक्निकल मैटर हो तो कंसर्न मिनिस्ट्री से वो केस जो है उसकी राय जो है वो दी जाती है. वट एवर द मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन गिविंग द concurrence advice or views on the issue that is being consulted, so that will become part of that something. तो इस तरीके से ये हम प्रोसेस जो है ये हमारे फेडरल सेक्रेटेरिएट की मिनिस्ट्रीज के अंदर चलता है. तो इसके अंदर मैंने दो टॉपिक आपसे शेयर किए हैं. एक टॉपिक जो है वो ऑफिशियल चैनल कैसे चलता है, और देन जो है वो आपकी रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स से मुतल्लिक़ है. तो पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है. इसके ऊपर आई थिंक पीपल आर एंशियस टू आस्क द क्वेश्चंस. तो यू पीपल आर अलाउड नाउ. If you have any confusion, ambiguity, you may get it clear from me. So please, you are allowed and open to ask the question now about the first part of today's lecture. जी, जिन लोगों ने सवाल के लिए हाथ खड़े किए थे, नाउ दे कैन आस्क द क्वेश्चंस. अजय कुमार, इनको अलाउ करें भाई. जी participants, I am waiting for your questions. People who were raising their hands during my lecture, now given an opportunity to ask, लेकिन वो आप बोल ही नहीं रहे आप लोग. अस्सलाम वालेकुम सर. मुनसिफ खान बोल रहा हूँ. अच्छा सर, आपने रनिंग समरी का बताया है, तो इसमें आपने जो 5 नंबर पॉइंट है उसमें ये कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपने इसके ऊपर डिसीजन दे सकती है. तो बाकी जो दीगर नीचे हायरार्की होती है, तो क्या वो भी इसके ऊपर अपने नोटिंग कर सकती है कि नहीं? एक, क्योंकि जो मेन फाइल होती है उसमें तो पीपी साइड होती है और एक दूसरी साइड होती है जहाँ पे लेटर्स लगाते हैं. पीपी साइड के ऊपर जो डिसीजन होता है जो भी हो, लेकिन इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि रनिंग समरी के अंदर एक तो आपने बताया कि जो हायरार्की है वो अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है या नहीं भी दे सकती, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी उसके ऊपर. तो जो बाकी जो दीगर हायरार्की है वो कहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी? देखें मुनसिफ खान, ये मैंने आपको बताया है कि फाइल के बेसिकली दो हिस्से होते हैं. एक कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है जहां आपके पी लगते हैं. दूसरी साइड जो है वो आपकी जो है वो नोटिंग पोर्शन होता है. तो अब मैं इससे जो मिनिस्ट्री की प्रैक्टिस है उसके अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो आपका नोटिंग पोर्शन होता है.
बट द ऑफिस और द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू आर वर्किंग उनका उल्टा हिसाब है। रेलवे के अंदर वो अपनी तरतीब से चलते हैं। बहरहाल वट एवर मैथड दे यूज एंड अप्लाई वो उन तक है। आई एम शेयरिंग विद यू पीपल अबाउट द सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस। तो अब आते हैं आपके उस क्वेश्चन की तरफ कि जो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स है उसके अंदर क्या चीज़ आनी है। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट डिसीजन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लिए होते हैं वो आते हैं रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। लेकिन उस डिसीजन लेने के लिए जो केस है वो सेक्शन से पुट अप होता है। सेक्शन असिस्टेंट पुट अप करता है, सेक्शन ऑफिसर अपनी वर्किंग करता है, डिप्टी सेक्रेटरी अपनी करता है, जॉइंट सेक्रेटरी अपनी करता है। और अगर जॉइंट सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो फिर उसका डिसीजन जो है वो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स में आएगा। लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, एडिशनल सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसका डिसीजन आएगा। और अगर वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है तो सेक्रेटरी का आएगा। अगर सेक्रेटरी भी नहीं है तो मिनिस्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, उसका रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर आएगा। लेकिन ईच एंड एवरी ऑफिसर हैज टू कंट्रीब्यूट हिमसेल्फ इन द नोटिंग पोर्शन कि इन माय व्यू फॉलोइंग आर माय कमेंट्स और माय सजेशंस दैट मे बी अप्रूव्ड। तो अप्रूवल जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने करती हैं। सेक्रेटेरिएट के अंदर हर ऑफिसर की एक ज्यूरिसडिक्शन, उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो दी होती है। अगर ही अप्रूव्स द केस, वो एक माइलस्टोन होता है जिसे फॉलो करना बाकी लोगों के लिए जरूरी है। तो दैट इज रिटन इन द रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स कि जी ये इसके ऊपर ये डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फलां तारीख को ये आ चुका है। इसकी फिर जो है वो नोटिंग पोर्शन के अंदर फलान पैराग्राफ के अंदर है और कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर हमने इसकी डिस्पोजल इस तरीके से की है। तो आई थिंक मुनसफ खान आपको क्लियर हुआ कुछ ये? जी सर, थैंक यू सर। हाँ ओके। जी एनीबॉडी एल्स? ये एस एन अली है, इनका सवाल है कि हाउ मच टाइम ए मिनिस्ट्री नॉर्मली टेक्स टू डिस्पोज ऑफ ए केस। एस एन अली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें एक हफ्ते में भी केस डिसाइड हो सकता है, महीने भी लग सकते हैं, और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना टाइम मिनिस्ट्री जो लेगी। पता नहीं वो मिनिस्ट्री डिसीजन उस पर करना चाहती भी है कि नहीं चाहती। ये हमारी ऑफिशियल वर्किंग जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको डिस्पोज ऑफ करना भी चाहती है या नहीं चाहती। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि दबा लिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर हफ्ता 10 दिन के अंदर केस पुट अप होके तो वापस डिसीजन होके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आ जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी हेलो, आवाज़ सर आ रही है? जी आ रही, जी आ रही। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, बस द फॉर एग्जांपल एम ए जी हमारा या डिप्टी में जो किसी केस के बारे में ब्रीफ ब्रीफ समरी मांगते, वो जो ब्रीफ समरी वो ये जो आप पढ़ा रहे ये उसी में आ रहे सर? नहीं नहीं नहीं, ब्रीफ समरी ऑफ केस जो है वो अलग चीज है, रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स और चीज है। अच्छा सर, हाँ दोनों डिफरेंट है। ठीक है सर। जी और कोई साहब?
जी, कराची से कोई नहीं सवाल आ रहा भाई, ना कोयटा से आ रहा है। या तो वो सारे समझ गए हैं या बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर आपका कोई सवाल पहले पार्ट के मुतलका नहीं है तो देन लेट मी स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हम पार्ट 2 के अंदर देखते हैं कि आज इंटीरियर डिवीजन को टेकअप किया है मैंने। इंटीरियर डिवीजन जो है वो क्या काम करता है, इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो इंटीरियर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट जो है उसका क्या काम है। नंबर वन के ये इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करता है। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इंटीरियर डिवीजन की होती है। Internal security matters relating to public security arising out of dealings and agreements with other countries and international organizations. Number two जो है preventive detention of reasons of state connected with defense, external affairs, or the security of Pakistan or any part thereof for reasons connected with the maintenance of public order or the maintenance of supplies and services essential to the community, persons subjected to such detention. Preventive measures. डिटेंशन से यहाँ मुराद है प्रिवेंटिव मायर्स। तो मुल्क के अंदर अगर कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो प्रिवेंटिव मायर्स अडॉप्ट करना उसके लिए जो है वो इंटीरियर डिवीजन का काम है। तीसरा पॉइंट जो है वो इंटीरियर डिवीजन के बारे में है कि नेशनैलिटी, सिटीजन एंड नेचुरलाइजेशन। मुल्कों के अंदर नेशनैलिटी दी जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है और नेचुरलाइजेशन जो है वो की जाती है इमिग्रेशन की सूरत के अंदर। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि आपसे इमिग्रेशन से मुतल्लिका चीज़ें हैं, उनसे रिलेट करती हैं ये। तो जस्ट कीप इन व्यू कि आपको ये कोई मुल्क नेशनैलिटी देता है लेकिन वो किस स्टेज के ऊपर आपको सिटीजनशिप जो है वो अवार्ड करेगा, आपकी नेशनलाइजेशन कैसी होगी। तो ये मामलात जो हैं ये देखना भी इंटीरियर डिवीजन का काम है। एडमिशन ऑफ पर्सन्स इनटू एंड एक्सपर्शन ऑफ पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान। इंटीरियर डिवीजन ये भी देखता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको अलाउ करना या निकालना वहाँ से, एक पॉलिसी मैटर्स उनसे मुतल्लिका जो हैं वो भी इंटीरियर डिवीजन जो है उसको डील करता है। जिसके फर्दर दो पॉइंट्स हैं कि पॉलिसी रिगार्डिंग एंट्री, एग्जिट एंड सोजॉर्न ऑफ फॉरेनर्स एंड एलियंस। ये किसी दूसरे मुल्क के बंदे को एंट्री देना, पनाह देना और एग्जिट करना उसका फॉरेनर्स को, उससे मुतल्लिका पॉलिसी को ये देखता है। रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट इन पाकिस्तान ऑफ पर्सन्स नॉट डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान। वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं जिनको डोमिसाइल नहीं दिया गया, सिटीजनशिप नहीं दी गई, तो उनको रेगुलेट करना और उनकी मूवमेंट जो है उसको मद्देनज़र रख के मामलात को देखना वो भी इसी डिवीजन का काम है। Admissions of persons into and departure of persons
from Pakistan, including policy regarding immigration, B, passport, visas, permits for entries and exits, and other such certificates जो है वो भी डील करना जो है आपका वो इंटीरियर डिवीजन का काम है। इंटीरियर डिवीजन के अंदर पासपोर्ट ऑफिसेस होते हैं, तो वो ये वीज़ा परमिट वगैरह इस टाइप की जो मामलात हैं पॉलिसी इश्यूज के लिए, इमिग्रेशन के लिए, वो डील करते हैं। तो इंटीरियर डिवीजन के तहत आते हैं। एक्स्ट्राडिशन एंड एक्सपल्शन फ्रॉम पाकिस्तान, अगर कोई फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन शहरी जो है आ गया है तो उसको मुल्क से निकालना, अगर वो कोई क्रिमिनल नेचर का है तो वो फैसला करना जो है वो भी इंटीरियर डिवीजन ने फैसला करना है। देन नंबर 6 जो है दैट हैज बीन ओमिटेड, 7 नंबर के ऊपर जो है पॉलिसी रिगार्डिंग सेंसरशिप, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशंस इन कंसल्टेशन विद द एजुकेशन डिवीजन, फिर नेसेसरी सेंसरशिप अखबारों के ऊपर लगाना। एजुकेशन वाले जो हैं वो कोई बुक्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो भी इंटीरियर डिवीजन से वो कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें जो है ये करते हैं। इसके अलावा उनके पास इख्तियार नहीं है। इंटीरियर डिवीजन हैज़ टू गिव देम द परमिशन कि ये मटेरियल आपने पब्लिश करना है, ये नहीं करना। तो इसकी बड़ी मिसाल जो है वो तो हमारे यहाँ अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लगती है तो इंटीरियर डिवीजन उसको लुक आफ्टर करता है। नंबर 8 जो है नेशनल डेटाबेस एंड नेशनल डेटा वेयर हाउसेज फॉर इशुएंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स, फॉरेन ओरिजिन कार्ड्स एंड एलियंस रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये नादरा का जो महकमा है ये भी इंटीरियर डिवीजन के अंडर काम करता है। नाइन्थ जो रोल इसका पहले हुआ करता था दैट हैज बीन ओमिटेड, नंबर 10 जो है रोल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द फेडरल सेक्रेटेरिएट एंड attached departments and subordinate offices। सरकारी दफ्तरों की जो हिफाजत है वो फेडरल सेक्रेटेरिएट हो, फेडरल का अटैच डिपार्टमेंट हो या फेडरल का सबॉर्डिनेट ऑफिस हो, उसकी जिम्मेदारी जो है वो इंटीरियर डिवीजन के जिम्मे होती है। 11th नंबर के अंदर पार्डन्स, रेप्रीव्स, रेस्पाइट्स, रिमिशंस, कम्यूटेशन, ये सारे की सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये सजाओं के बारे में है। जो क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं उनकी मुआफ़ी, उनमें कमी, उनमें जो भी कोई छूट वूट जो है वो सारी की सारी वो इंटीरियर डिवीजन देखता है, सिवाय आर्मड फोर्सेस के लोगों के। बाकी लोगों के बारे में फैसला जो है वो इंटीरियर डिवीजन करता है। इवन द इशुएंस ऑफ वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस वो भी इंटीरियर डिवीजन इशू करता है। 12th फंक्शन जो है वो आपका पुलिस कमीशन एंड पुलिस अवार्ड्स जो हैं वो भी इंटीरियर डिवीजन देखता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ऑफ एंड हायर ट्रेनिंग इन सिविल डिफेंस एंड ARP मैटर। आई एम नॉट अवेयर अबाउट ARP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। भारत ये पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अदारों के दरमियान करता है, तो सिविल डिफेंस जो है उसकी, ये तो खैर आपके नोटिस में भी है, तो इनकी कोऑर्डिनेशन अदारों की पॉलिसी जो है वो इंटीरियर डिवीजन के जिम्मे है। 14वां नंबर जो है दैट हैज़ बीन ओमिटेड। 15वां जो है वो सेलिब्रेशंस एंड सेरेमोनियल परेड्स
other than those of armed forces, action to be taken on death of high officials, civil uniform rules, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये भी इंटीरियर डिवीजन देखता है। सेलिब्रेशन और सेरेमोनियल परेड्स पर्टिकुलरली ये पुलिस के बारे में होती है, आर्मर्ड फोर्सेस की नहीं होती है। तो हाई ऑफिशियल्स की अगर डेथ वगैरह हो जाए तो उसके बारे में भी कैसे उसको टेकअप करना है उन इश्यूज को। फिर सिविल यूनिफॉर्म्स के रूल्स जो हैं वो भी इंटीरियर डिवीजन जो है वो देखता है। रूल 16, 17 and 18, 16 and 17 have been omitted। 18th के अंदर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू पुलिस, ये भी इसके दायरा इख्तियार के अंदर फॉल करता है कि पुलिस से मुतल्लिका पॉलिसी इश्यूज को कोऑर्डिनेट करें। 19वां रोल जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ एंटी स्मगलिंग मेजर्स, वो भी इंटीरियर डिवीजन देखता है। मैटर्स रिलेटिंग टू फेडरल पुलिस फोर्स, देयर एस्टेब्लिशमेंट, ये फेडरल पुलिस फोर्सेस जो होती हैं इनको इनकी एस्टेब्लिशमेंट को डील करना देखना वो भी इसी का काम है। फेडरल पुलिस फोर्स क्या है हमारी, ये हमारी रेंजर्स हैं, और इसके अलावा ये कबायली इलाकों के अंदर जो सेटअप होता है फेडरल पुलिस का, उनको डील करना। 21वां रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सिविल आर्मर्ड फोर्सेस, फ्रंटियर कोर इंक्लूडिंग बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी एंड फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, रेंजर्स एंड कोस्ट गार्ड्स। 22वां रोल जो है आर्म्स एक्ट जुरिस्डिक्शन टू फेडरल एरियाज, फेडरल एरियाज के अंदर आर्म्स से मुतल्लिका असला के मुतल्लिका जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको भी इंटीरियर डिवीजन देखता है। बॉर्डर इंसिडेंट्स एंड डिस्प्यूट्स को भी इंटीरियर डिवीजन देखता है। परमिशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू विजिट इंडिया, ये भी इंटीरियर डिवीजन से आपको जो है वो इजाज़त लेना पड़ती है। पॉलिटिकल असाइलम, अगर बाहर के मुल्क का कोई बंदा जो है वो पनाह लेना चाहे पाकिस्तान में तो उसकी पॉलिटिकल असाइलम का केस भी यही देखता है, पनाह देना। जीनोसाइड, अगर कहीं कत्ल गारत जो है वो हो जाती है किसी इलाके के अंदर, जैसे रिसेंटली हमारा जो है मामलात हो रहे हैं माइनॉरिटीज से मुतल्लिका, तो गिलाओ गिराओ जलाओ, तो इंटीरियर डिवीजन इसके ऊपर जो है वो गहरी नज़र रखता है। सरेंडर ऑफ क्रिमिनल्स एंड एक्यूज पर्सन्स टू गवर्नमेंट आउटसाइड पाकिस्तान, ये मामला जो है ये भी इसी से मुतल्लिका है इंटीरियर डिवीजन के। देन स्पेशल स्टडीज ऑफ पीनल रिफॉर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल, जो है जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी, coordination of reforms by the provinces and provisions of facilities for professional and technical training of jail staff at home and abroad and dealing with such items pertaining to prisons, ये सारी की सारी जो है ये भी इंटीरियर डिवीजन देखता है। प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉन मुस्लिम श्राइन्स इन पाकिस्तान एंड पिलग्रिमेजेस फ्रॉम इंडिया, हमारे मुल्क के अंदर जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी इबादत गाहें जो हैं उनकी प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस करना इंटीरियर डिवीजन का काम है। क्रिश्चियंस के गिरजाघर होते हैं, हिंदुओं के मंदिर होते हैं, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, ये सारे के सारे इनके बारे में इसकी प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस ये डिवीजन करता है। और फिर इंडिया से जो यहाँ पर लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तो उनके बारे में जो है उसकी प्रोटेक्शन भी इंटीरियर डिवीजन के जिम्मे है।
30th एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नेशनल पुलिस एकेडमी जो है उसको भी ये डील करता है, इंटीरियर डिवीजन। 8 एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स रिलेटिंग टू फेडरल FIA को डील करता है ये। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस फॉलिंग अंडर द शेड्यूल अपॉइंटेड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974 to act as national central bureau to keep liaison with the Interpol पुलिस जो होती है। एंटी करप्शन लॉज उसको देखना भी इंटीरियर डिवीजन का काम है। ये नैब जो है ये भी इंटीरियर डिवीजन के अंडर काम करता है। 35th जो है ओमिट कर दिया गया है। फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना भी इसी का काम है। 37 जो है वो ओमिट कर दिया गया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के बारे में, इसके मामलात, इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह जो है ये भी यही देखता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को भी इसी की जुरिसडिक्शन में फॉल करती है। CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इंटीरियर डिवीजन के अंदर आती है। मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात एंड उशर इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की हद तक ज़कात और उशर की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के अंडर फॉल करती है। और इसके बाद नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा जो है वो भी इसी डिवीजन के अंडर काम करता है। तो पार्टिसिपेंट्स ये एक डिवीजन हो गया। अभी बाकी इसका पोर्शन कुछ बाकी है पार्ट 2 का। तो नमाज का टाइम हो गया जोहर का, आप नमाज पढ़ लें तो 1:15 हम फिर दोबारा मिलते हैं। नमाज की ब्रेक आप लोग कर लें, देन वी विल मीट अगेन।
जी, welcome back, participants. We were talking about the second part of our today's lecture, जिसमें एक डिवीजन के फंक्शंस एंड रोल्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल, और अगला जो है वो हमारा इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिवीजन है। ये वो डिवीजन है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान इकोनॉमिक, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को लुक आफ्टर करना होता है। मीन्स के फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स के अंदर ये इंटीरियर डिवीजन का काम है। नंबर 2, it promotes uniformity of approach in formulation of policy and implementation among the provinces and the federal government in all fields of common concern. सूबों से और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई पॉलिसी इश्यूज वगैरह हों तो उनको यही डिवीजन जो है ये सॉर्ट आउट करता है, इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये चीजें फॉल करती हैं। तीसरा फंक्शन जो है डिस्कशंस ऑफ पॉलिसी इश्यूज emanating from the provinces which have administrative or economic implications for the country as a whole. ऐसे पॉलिसी इश्यूज जिनका ताल्लुक जो है या जिनकी ओरिजिन जो है वो प्रोविंसेस के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि पूरे मुल्क को जो है वो लपेट में लिए हुए हैं, पूरे मुल्क के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, तो ऐसे पॉलिसी इश्यूज के ऊपर डिस्कशन वगैरह करना और इसको सॉर्ट आउट करना जो है वो भी इसी डिवीजन का काम है। चौथा रोल जो फंक्शन जो है वो कमिट कर दिया गया है 2021 के अंदर। पांचवा रोल जो है वो एनी अदर मैटर रेफर टू द डिवीजन बाय ए प्रोविंस और एनी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिवीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अगर कोई प्रोविंस या कोई मिनिस्ट्री या डिवीजन जो है वो सूबों से मुतलका या किसी फेडरल मिनिस्ट्री से मुतलका कोई इशू अगर आ रहा हो तो वो भी यही डिवीजन देखता है। 6, 7 और 8 नंबर जो हैं दे हैव बीन ओमिटेड। नंबर 9 जो है मालम जब्बा रिजॉर्ट जो है जो कि केपीके के अंदर है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इससे मुतलका जितने में मामलात हैं वो भी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिवीजन को दिए गए हैं। इसकी क्या वजह है? कोई एज सच कोई इतना इशू तो नहीं लग रहा, लेकिन मालम जब्बा को देना तो कोई समय नहीं, मुझे तो कम से कम कोई समय नहीं आती कि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम था। बहरहाल एनी हो, दिस हैज अगेन बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिवीजन के वो इसके मामलात को देखें। 10 नंबर है पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल इस्लामाबाद, भी इसके अंडर दी गई है। फिर उसके बाद 11, 12, 13 और 14, 15 से लेके 19 तक दीज थिंग्स हैव बीन ओमिटेड। 20 नंबर जो फंक्शन है मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल एंड अलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी इंटर प्रोविंशियल डिवीजन के अंदर दिए गए।
बाहर एजुकेशन जो है उससे मुतल्लिका कोई पॉलिसी इश्यूज हैं वो भी इंटर प्रोविंशियल डिवीजन देखेगा। एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर बैकवर्ड एरियाज and for foreign nationals accept the nomination of candidates from the federally administrative tribal areas for admission to medical colleges। ये देखता है ये डिवीजन। 21 फंक्शन से लेके 29 फंक्शंस तक जो हैं वो अगेन ओमिट कर दिए गए हैं। 30th फंक्शन जो है दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिवीजन को भेज दिया गया है। 31 to 34 जो हैं ओमिट कर दिए गए हैं। 35 जो है लेजिस्लेशन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्स एंड मैटर्स एंसिलरी डियर टू स्पोर्ट्स मैटर जो हैं वो भी इंटर डिविजनल जो है इंटर प्रोविंशियल डिवीजन के अंडर दे दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ बोर्ड एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस के तहत वो भी इनके अंडर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है PSB वो भी इसके अंडर फॉल करता है। 38 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इंटर डिविजनल प्रोविंशियल डिवीजन के अंदर फॉल करता है। रूल 39 40 ये ओमिट कर दिए गए हैं रूल्स। 41 जो है वो डीलिंग एंड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स। इन मामलात को भी यही डिवीजन देखता है। नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिवीजन के अंदर आता है। नेशनल वॉलंटियर मूवमेंट पैरा ओलंपिक्स जो हैं ये खेलों से मुतल्लिका जो हैं ये भी वही देखता है। गन एंड कंट्री क्लब ये भी इंटर प्रोविंशियल डिवीजन के अंदर आता है। फेडरल लैंड कमीशन भी इसके अंदर आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू टूरिज्म वो भी इसी के अंडर फॉल करता है इस डिवीजन के। with there are 47 roles and responsibilities that is being shared by this division। मैं हर लेक्चर के अंदर whenever the issue of divisions roles और मिनिस्ट्रीज की बात होती है तो मैं सिर्फ यही आपसे शेयर करता हूँ कि जितने भी फंक्शन दिए गए हैं उनमें से 5-6 अपनी मर्जी के सिलेक्ट करके आप इम्तिहान के लिए तैयार करें। सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगेन आई वुड रिपीट हियर टुडे आल्सो कि 5-5 फंक्शन हर 6 फंक्शन आप तैयार कर लें और उसको आप that would be sufficient material for you to appear in the exam and to attempt your paper on the BCRW relating to any division। पार्ट 2 हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब इससे मुतल्लिका आपके सवालात जो हैं वो प्लीज़ यू पीपल में आस्क। मैं आपका क्वेश्चन आंसर बॉक्स भी देख लूँ। नक्काश ने कहा है कि एक सवाल लिखा है मोहम्मद नक्काश ने कि जब एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को केस फॉरवर्ड करती है तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है। मिनिस्ट्री को केस रेफर करने के लिए वहां पर लेटर नहीं लिखे जाते बल्कि फाइल ही मूव कर दी जाती है मिनिस्ट्री को कि इसके ऊपर आप हमें अपनी राय दें। ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर आपको काफी डिटेल के अंदर बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि
यहाँ मिनिस्ट्रीज के अंदर लेटर नहीं लिखे जाते। जैसे हम एक दूसरे महकमे को लिखते हैं लेटर, वहाँ लेटर नहीं लिखे जाते। फाइल भेज दी जाती है और उनसे कमेंट्स मांग लिए जाते हैं, उनकी राय मांग ली जाती है। अच्छा, ये ऑटोनमस अटेंडी ने एक क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज आई हैव रिपीटेडली टोल्ड द anonymous attendee प्लीज गिव योर नेम। दिस इज नॉट द एटिकेट टू एड्रेस योर सीनियर या टीचर को आप कहें कि मैं आई एम anonymous attendee, नॉट एट ऑल। जब तक आप नाम नहीं लिखेंगे अपना, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। Anybody else who has a question? और ये anonymous attendee साहब जो हैं, ये रिपीटेडली इस प्रैक्टिस को ये रिपीट कर रहे हैं। नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अपने पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा पार्ट 3 जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है कि इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस जो हैं वो कैसे भेजे जा सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट शुड बी फॉलोड व्हाइल सेंडिंग द बिजनेस मैसेजेस। एक चीज मैं यहाँ क्लियर करता चलूं कि बिजनेस से मुराद आपका कारोबार नहीं है, जो कि हमारे कारोबारी हजरात जो हैं उसको मद्देनजर रख के बयान हुआ है, बल्कि बिजनेस से मुराद हर बंदा जो काम करता है वो उसका बिजनेस है। फेडरल सेक्रेटेरिएट का बिजनेस क्या है? वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाता है, प्रोविंसेस के बारे में क्या करेंगे वो, तो ये उसका बिजनेस है। तो दिस कंफ्यूजन इन द मैटर शुड बी मेड क्लियर इन योर माइंड्स कि ये बिजनेस से मुराद दुकानदारी नहीं है। बिजनेस से मुराद आपका वो काम है जो आप कर रहे हैं, दैट इज योर बिजनेस। माय बिजनेस इज टीचिंग, योर बिजनेस इज ऑफिस के अंदर जो आप काम करते हैं वो आपका बिजनेस। या आप नहीं अगर काम करते तो आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट जो है स्टूडेंटशिप वो आपका बिजनेस है। तो इट ऑफन कंफ्यूजेस द पीपल के बिजनेस से मुराद यहाँ दुकानदारी है, नॉट एट ऑल। तो इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो मुतय्यन किए हैं एक्सपर्ट्स ने, बल्कि आई वुड से कि जो कम्युनिकेशन के माहिर हैं उन्होंने क्या कहा है। The business messages are distinguishable from the social communication between friends to a number of characteristics, including आपके बिजनेस मैसेजेस जो हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं। वो सोशल कम्युनिकेशन जो कि आप हमारे अपने दोस्तों के दरमियान आप करते हैं उससे उसका फर्क होता है। तो वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं
जिनकी बिना पर हम इनको एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बिजनेस मैसेज जो होता है, इट लैक्स स्पॉन्टेनिटी। को जातियात की डेलिब्रेशन कोई जरूरी नहीं है, अगले का हर्ट होगी फीलिंग कुछ होगा, नथिंग एल्स। बड़ा स्पॉट सा एक स्टांस होता है बिजनेस के अंदर, सीधी सीधी बात कहनी है आप। कोई लंबे चौड़े अलकाबात की जरूरत नहीं होती है, कोई गौर फिक्र की जरूरत नहीं होती है। वट एवर इज रिटन इन द बुक, यू विल हैव टू मेक द यूज ऑफ दैट रूल, और उसका आपने जवाब देना है, उसके मुताबिक आपने कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ। दूसरा इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि इम्पर्सनैलिटी प्रिवेल्स हियर, यहाँ पर ह्यूमन टच नहीं होता। यू विल हैव टू गो बाय द बुक, यू विल हैव टू गो बाय द रूल। ह्यूमन टच का सवाल ही पैदा नहीं होता। यस, इसके अंदर फॉर्मेलिटी पाई जाती है। यू विल हैव टू ऑब्जर्व, जो कि तरीकाकार गवर्नमेंट ने वजह किया है, जो बिजनेस एक्सपर्ट्स ने वजह किया है, वो फॉर्मेलिटी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगी। चौथी इसकी खसूसियत ये है कि ये बड़ा शॉर्ट सा मैसेज होता है। बिजनेस मैसेज जो है काम की बात होती है, इधर उधर की बात नहीं होती। हम देखते हैं कि जब हम पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम बहुत सी इधर उधर की कहानियां उसके अंदर ले आते हैं। और क्या हाल है? नहीं भाई, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर यू शुड बी ब्रीफ टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, बट दिस ब्रीफ जो है, इतना भी ब्रीफ नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा उसको समझ ही ना सके। नो डाउट ब्रेविटी आती है, शॉर्टनेस आती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट हैज टू बी अंडरस्टैंडेबल। कि जब हम बहुत सी चीजों को जब हम शार्ट करते हैं, तो असल मीनिंग शायद उसके अंदर कहीं गुम हो जाए। ऐसा नहीं होता। योर बिजनेस मैसेज शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टू योर क्लाइंट्स। The nature of business messages can make them seem unfriendly and aggressive to those unfamiliar with the communication in business. However, there are a number of key drivers for their style. बड़ा खुश्क से मैसेज होते हैं बिजनेस के, बड़े अनफ्रेंडली होते हैं, और समटाइम्स एग्रेसिव नेचर भी इसके अंदर होती है कुछ लोगों को जो उससे फैमिली नहीं होते। लेकिन some important points are the key drivers that are used in the style of the business communication have been given by the business communication experts. Number one, it is authority. Authority को मद्देनजर रखें। When you are addressing to the higher authority, the formal tone होनी चाहिए, respect होनी चाहिए superiors की, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायरार्की होती है उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है। You cannot be free, or you are not at liberty with the authority that exists in the organization. मुअद्दब बने, be respectful, अथॉरिटी को फॉलो करें। नंबर टू, ऑब्जेक्टिविटी। एक खास मकसद होना चाहिए जब आप कम्युनिकेट करते हैं, उसमें जज्बातियत नहीं होनी चाहिए, पर्सनल ह्यूमन टच नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब की बात होनी चाहिए।
इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, particularly when you are dealing with sensitive issues of policy matters. रेगुलेशन, तीसरी चीज इसके अंदर रेगुलेशन है। The organizations often need to formally word and carefully plan communication to avoid misunderstandings as they are constrained by legal and regulatory requirements, such as when contracted with customers and employees. You will have to observe the regulations, rules. रूल वर्ब है, रेगुलेशन उससे नाउन है। आपको कवायदो जवाबत को फॉलो करना होगा। ये कवायदो जवाबत जो हैं ये आपकी टोन को ठीक रखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को ठीक रखते हैं, और आप अपना मैसेज जो है विदाउट एनी बायसनेस और इम्पार्शियलिटी के साथ आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं। Wherever the message contains such qualities, the characteristics that must be considered as an effective communication message. Then comes effectiveness। क्या होती है कि आपके मैसेज के अंदर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। Business communications are more likely to convey the messages effectively when targeted at brief rather than excessive or inappropriate। एक मुनासिब सा एक मैसेज आपका ब्रीफ सा होना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी तफसील नहीं होनी चाहिए, और कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, एक्सेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बी टारगेटेड एंड फोकस्ड व्हाट यू मीन टू कन्वे, ये उसकी इफेक्टिवनेस है। आपका असल मकसद क्या है, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। अगली चीज जो है वो एफिशिएंसी है। फोकस मैसेजेस होने चाहिए आपके, एंड अवॉइड वेस्टेड टाइम फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर। तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये है कि पब्लिक रिलेशनिंग। It is important for organizations to maintain an appropriate corporate image and communicate externally in a style regarded as business-like. Be respectful, impersonal, and consistent in your communication, whether it is oral, whether it is written. तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको मैसेज जो है वो तरतीब देते हैं तो दैट विल सर्व योर पर्पस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो फिर मेरा ख्याल है कि यू विल बी लूजिंग द स्पिरिट ऑफ द इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। Very interesting points that I have explained before you people. Please keep in mind while attempting your question in the examination. अगला सब टॉपिक है कि आपने बिजनेस मैसेज जो है वो प्लान कैसे करना है। Whenever you talk to somebody else, आपके जो सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स जब आपस में कोई मुलाकात तय होती है तो हर ऑफिसर जो है वो अपने जूनियर से टॉकिंग पॉइंट कहता है, प्रिपेयर माय टॉकिंग पॉइंट्स फॉर द मीटिंग। तो उसके जूनियर फिर उसे टॉकिंग पॉइंट्स बना के देते हैं कि सर आपने इन इन पॉइंट्स के ऊपर उनके साथ डिस्कशन करनी है।
The points they give are called the talking points of your head. So whenever they go there, whenever they meet both heads of the organization, तो टॉकिंग पॉइंट्स उनके सामने होते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर वो फिर बातचीत करते हैं. तो whatever the situation arises at any stage, when you are planning a business message, तो what key elements of communication जो है you will have to keep in mind. पहला की एलिमेंट ये है कि ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे के अंदर कि आपके मकासद क्या है, बातचीत करने के, कम्युनिकेट करने के मकासद क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं. दूसरा की एलिमेंट इसके अंदर ये है कि आपके ऑडियंस कौन से हैं. Consider situations specific to the audience that may impact how they interpret the message. आप जिनको एड्रेस करने जा रहे हैं वो लोग कौन हैं, आपके सबॉर्डिनेट हैं या मुख्तलिफ जगहों से लोग जो हैं वो आपको सुनने आए. ऑडियंस की नेचर, कॉम्पोजिशन उनकी क्या है, वो आपके जहन में होनी चाहिए. अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों को एड्रेस कर रहे हैं तो आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो दैट वुड बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट, स्पेसिफिक टू द सिचुएशन. लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं और अगले सुनने वाले जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं हैं, तो फिर आपको उनकी प्रेजेंस मद्देनजर रखनी चाहिए और सादा आम फहम जबान के अंदर बात करनी चाहिए ताकि वो लोग इंटरप्रेट करने में उसको आसानी समझे. अदरवाइज your message will not be declared as an effective message because most of your audience were unable to understand and interpret your message. फिर स्ट्रक्चर है चौथा पॉइंट जो है. स्ट्रक्चर आपकी कम्युनिकेशन का क्या होना चाहिए, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए. कंटेंट सियाको सबाक उस चीज का जो आप लिखना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं उसकी तरतीब को मद्देनजर रखना होगा. पहले कौन सी बात करनी है, तरतीबवार हायरार्की को मेंटेन, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रखना होगा. फॉर्मेट को देखना होगा और किस चीज पर एम्फेसिस देनी है, किस चीज के ऊपर एम्फेसिस नहीं देनी. Then last but not the least, it is the style of the message that you are going to convey to your clients, your customers, your subordinates, yeah, any other audience that you want to convey them. Give the audience factors, what language, sentence, structure, and visual aids will best achieve the purpose of the message. पहली बात यह कि कॉम्पोजिशन फैक्टर जो है आपके ऑडियंस का उसको मद्देनजर रखना पड़ता है. स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी, सिंपल जो कि हर बंदा समझ सके. सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने कैसा देना है. अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखना है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं. योर प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन को भी मद्देनजर रखना होगा कि हाउ डू यू प्रोनाउंस द वर्ड इन एन एक्यूरेट मैनर. फिर अगर आप वीडियो एड्स का, विजुअल एड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा. आप विजुअल एड्स के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए उनको चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो दैट वुड बी द
best solution to convey your message. ये सारी चीजें हैं that will best achieve the purpose of the message that you want to convey those people. तो ये पॉइंट मद्देनजर रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस की कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसको बयान करें। तो इस स्लाइड के अंदर दो एलिमेंट्स हैव बीन गिवन। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मकसद होना चाहिए उसका कुछ। ऑडियंस को मद्देनजर रखना होगा। स्ट्रक्चर आपको देखना होगा कि आपका मैसेज जो है वो क्या मैसेज प्रॉपर्ली कन्वे कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टाइल देखना होगा कि ऑडियंस की कॉम्पोजिशन क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, एंड विजुअल एड्स जो हैं, ये सारी चीजें मद्देनजर रख के यू विल बी सक्सेसफुल टू कन्वे योर effective business messages to the people you want to convey your message. With this, I came to the end of today's lecturing consisting of 3 parts. Now you people are allowed to ask the questions. मैं आपका क्वेश्चन आंसर बॉक्स भी देख लूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये हमारा वजीर पूछ रही हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इसका लेक्चर्स का सिलसिला जो है जल्द से जल्द हम मुकम्मल कर सके। मेरा ख्याल है हमारा ये पॉसिबल है, और मेरा ख्याल है कि शायद लेक्चरों की तादाद आपकी बढ़ सकती है अ, इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक से पॉसिबल है, क्योंकि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं लाहौर के अंदर वो मेरा ख्याल है कि इस वेडनेसडे को ख़त्म हो जाएंगे। तो देर विल बी चांस कि फिफा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको लेक्चर्स की तादाद जो है वो 2 से 3 कर दे या 4 कर दे, तो देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट मतलब कि पॉसिबल टाइम के अंदर, ताकि आपको इम्तहान की तैयारी का वक्त मिल सके। बट वन थिंग आई वुड शेयर विद यू पीपल कि डोंट वेट फॉर द completion of your syllabus. Whatever has been taught to you by me in this lecture, in these lectures, start preparing them. I have given मेरा ख्याल है कि 50% syllabus has been covered. I have given all the notes to you people, तो daily basis पर you people can prepare for your examination. Don't wait के syllabus complete होगा तो फिर आप जो है इसके ऊपर आप तैयारी शुरू करेंगे। तो इम्तहान तो देना ही है, वो तैयारी जितनी जल्दी शुरू कर देंगे वो आप अच्छा है। नोट्स आपके पास हैं, इनको तैयार करें आप। जी, एनी अदर क्वेश्चन?
एक सवाल जो है वो जुल्करनैन पूछ रहे हैं कि एफिशिएंसी में जो फर्स्ट वर्ड है वो नहीं पढ़ा आपने. The question is, Zulkarnain, you are asking, should be rephrased as, you may ask, what is the meaning of succinct? Succinct means brief and clear. Brief and clear. It is both used for both situations when you are communicating to one another in oral form, and secondly, when you are writing something, a message to your second party. So you should be very brief and very clear. तो very brief and clear को succinct कहते हैं. I think you might have understood it, या further clarification की जरूरत है? जी जुल्करनैन. Succinct. मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि पास्ट पेपर में काफी टॉपिक्स हैं जो नोट्स के अंदर नहीं हैं. अभी मैंने आपका सिलेबस 50%, अभी 15वां लेक्चर होगा तो 50% सिलेबस का कवर होगा. बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके अभी रहते हैं, तो वो मैं आपको वक्त वक्त के साथ साथ वो सारे कवर हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. जी, एनी अदर क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स you have in your minds about today's lecture? Participants, I am waiting for your questions. We have left 4 minutes to finish the lecture. When no question is coming, it is presumed that either you don't want to ask the question because you have been exhausted. And the second option is that you have understood all the things that I have explained before you people. Both the situations are correct to my experience. जी बताइए, क्या सवाल है जनाब आपका? नकाश. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर ये जो फर्स्ट पार्ट अपने मिनिस्ट्री का बताया, इसमें एक पॉइंट था कि एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को केस रेफर कर सकती, तो सर इसका क्या प्रोसीजर होगा रेफर करने का? मैंने बेटे ये आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है, मैंने आज भी बताया है, शायद आप उसको समझ ही नहीं रहे थे. जी सर, मैं नमाज पढ़ेंगे. हाँ, मिनिस्ट्री के अंदर यूं होता है कि आप लेटर एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को फेडरल सेक्रेटरी जी जी. जब किसी दूसरी मिनिस्ट्री से इन्होंने राय लेना होती है, उनकी कोई अप्रूवल या गाइडेंस या एडवाइस लेना होती है, तो वो फाइल फॉरवर्ड करते हैं और उस फाइल के ऊपर वो अपनी राय दे के तो फाइल को वापस भेज देते हैं. ये तरीकाकार मिनिस्ट्रीज के अंदर पाया जाता है. ओके, यू गॉट माय पॉइंट नकाश?
Any other question? Ji, thank you very much. Let me close today's session. नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर परसों हम अगेन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ. थैंक यू वंस अगेन.